हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे एसओएल रेगुलर एनसीबीएफ कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जो कि अभी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट होंगे। अगर आपके पास भी जो सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस है सेमेस्टर थर्ड में, तो ये वीडियो आप सब ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, जो ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के लिए वीडियो है, चाहे आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या पॉलिटिकल ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, सभी स्टूडेंट के पास जो ये सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर थर्ड में दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेंगी ग्रुप में। अब देखिएगा, इसकी आपको पता है कि इसमें टोटल आपके 9 चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके जो चैप्टर के नाम ये देख सकते हैं, 9 चैप्टर है टोटल, ये है आपके। इसके अकॉर्डिंग हमने टोटल इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन लिए हैं गाइस। हर चैप्टर से हमने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो 18 क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, और इसी में से आपके पेपर में आप कह सकते हैं जो 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, जिसमें से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ही करने होते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते। और आपका क्वेश्चन पेपर 90 नंबर का आ सकता है। तो ठीक है, जो अभी लेटेस्ट पेपर होगा, क्योंकि अभी किसी भी स्टूडेंट का जो ये पेपर नहीं हुआ है इस सब्जेक्ट का, तो आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया नहीं लग सकता किस टाइप से आएगा। तो पेपर देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पेपर में आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम अपनी स्टडी मटेरियल से स्टडी कीजिए, नहीं तो जो हमने ये नोट्स को तैयार किया है इससे आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना 18, सबकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एक करके अपलोड की जाएगी। प्लस इस वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन है 18, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे लिखें, प्लस किस टाइप से पेपर में पूछे जा सकते हैं, और आपके जो आंसर है इसमें पीडीएफ में किस टाइप से लिखे गए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, और ये सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए पीडीएफ है। आपको सिर्फ 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आप 50 रुपये पे करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, हम क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसके बाद जो एक क्वेश्चन विद आंसर भी आपको इसी वीडियो में करा देंगे एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, तो आपका चैप्टर 11 इसको अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। जैव विभिन्नता क्या है? जैव विभिन्नता से फायदे या महत्व और खतरों की एक सूची बनाई तथा मानव के लिए जैव विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो जैव विभिन्नता क्या होती है, किसे कहते हैं, प्लस उसके महत्व या फायदे बताने होंगे, प्लस उसके जो खतरे हैं क्या क्या है, प्लस ये जो मानव जीवन के लिए जैव विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा गया है, तो क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं साथ के साथ। तो इसके बाद जो इसी में एक ऑप्शन में क्वेश्चन है, देखिए, पूरी दुनिया में जैव विभिन्नता के फायदे और नुकसान के विभिन्न कारणों को सूचीबद्ध करने और इसके प्रमुख प्रभावों पर चर्चा करें। तो ये देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन एक ही है, इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपके पेपर में आता है, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग आंसर कैसे मिलेगा। जैव विभिन्नता की परिभाषा, प्लस जो जैव विभिन्नता होती क्या है, फिर इसके बाद जो जैव विभिन्नता के महत्व के अकॉर्डिंग ये देख सकते, या फायदे आप कह सकते हैं इसके महत्व को ही। फिर इसके बाद जो जैव विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है इसको अकॉर्डिंग मानव जीवन के लिए, तो ये देख लीजिए इसके पॉइंट है। फिर इसके बाद जो आपका आ गया जैव विभिन्नता के खतरे, तो खतरे के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, 11, 12, 13 पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, इस टाइप से आपको पेपर को अकॉर्डिंग भी आंसर लिखने होंगे जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन सेकंड देखिए, जैव विभिन्नता के मूल्य और जैव विभिन्नता के प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो फिर आपको इसमें देख सकते हैं इसके प्रकार के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिलेंगे। फिर जो भारत में जैव विभिन्नता कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। फिर जो इसके मूल्य है उसको अकॉर्डिंग इसके देखिए वर्गीकरण किया गया, तो ये पॉइंट है। तो फिर आपको निष्कर्ष लिखना है, इस टाइप से आपको आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, जैव विभिन्नता को मापने के तरीके और भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन थर्ड का है, तो इस टाइप से आपको आंसर मिलेंगे। चलिए गाइस, हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। अब जो आपका चैप्टर 12 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो गाइस एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। सबसे पहले देखिए, इस वर्ड को और इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं। कोई सा भी वर्ड आपके पेपर में दे देगा इसी टाइप से इसे।
ठीक है। तो इसमें आपको देखिए जो इन दोनों है इन सिटू प्लस एक्स सिटू है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है पहले वो बताना है। फिर जो आपको जैव विभिन्नता के संरक्षण की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता आपको क्यों पता है उसको अकॉर्डिंग लिखना है। फिर राष्ट्रीय उद्योग के उस पर प्रकाश डालना है, ठीक है। और इसी टाइप से देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन है जैव विभिन्नता संरक्षण के विभिन्न तरीके क्या है। तो इसके जो तरीके क्या है, तो 2 तरीके होते हैं। तरीके के अकॉर्डिंग जैसे एक फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो इसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमाया गया है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में आए तो इसी को अकॉर्डिंग आंसर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले परिचय लिखेंगे, फिर जो जैव विभिन्नता के प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार को 2 टाइप में बांटा गया है, फर्स्ट इसे कहते हैं और सेकंड आपको इसके अकॉर्डिंग दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है गाइस। ये इसके लाभ के अकॉर्डिंग भी महत्व भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, प्लस इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अभी आपको देखने को मिलेगा, प्लस इसकी आवश्यकता क्या है, फिर इसके राष्ट्रीय, फिर वन जीव के अकॉर्डिंग है, तो फिर निष्कर्ष। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन हमने दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जैव विभिन्नता अधिनियम 2002 के उद्देश्य, जैव विभिन्नता अधिनियम के प्रावधान तथा प्राधिकार के कार्य की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तो चैप्टर आपका 13 है, उसको अकॉर्डिंग है सतत विकास क्या है। सतत विकास के प्रकार, सतत विकास की अवधारणा और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संक्षेप में वर्णन करें। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग है पर्यावरण पर अम्लीय वर्षा के कारण प्रभाव और अम्लीय वर्षा को रोकने के तरीके को परिभाषित करें। सबसे पहले आपको बताना है इसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, प्लस इसे रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा इसमें से ये रहा, ओजोन परत क्षरण के कारण अहम प्रभाव बताइए। कि मतलब जो ओजोन परत है उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके कारण और प्रभाव आपको बताने हैं। जो आपका चैप्टर 15 उसको अकॉर्डिंग देखिए वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के लक्ष्य और उद्देश्य की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के लक्ष्य एवं उद्देश्य बताइए। तो इसके उद्देश्य आपको इस टाइप से आंसर है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषता की चर्चा करें। तो इसकी अकॉर्डिंग आपको जो ये वन जीव है इसका अकॉर्डिंग ये जो इसकी विशेषता बतानी है अधिनियम की, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मानव जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण मानव स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे प्रभावित करता है। मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण और जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो जनसंख्या को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, और जो जनसंख्या है उसको मानव के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको आंसर देख लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा चैप्टर आपका जो 17 उसको अकॉर्डिंग देखिए पर्यावरण आंदोलन क्या है। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण भारत में होने वाली आंदोलन प्रक्रियाओं में सामाजिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पेपर में पर्यावरण आंदोलन क्या है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए पर्यावरण आंदोलन के अकॉर्डिंग ये 5 आंदोलन के हमने नाम लिखे, इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा कि पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि जैसे चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, अपीलो आंदोलन क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो इस टाइप से भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं पॉइंट, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप इन पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछे तो आप लिख सकते हैं, तो इसके आपको यहाँ पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर आपका 18 है, उसको अकॉर्डिंग देखिए आपदा न्यूनीकरण रणनीति के मुख्य तत्व लिखिए। तो इसके तत्व के अकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपदाओं के कारण प्रभाव अहम शमन उपाय लिखिए। भूकंप और चक्रवात आपदाओं को निहित तथ्य का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन को लिख लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा, तो देखिए किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्तर कैसे प्रभावित होता है। तो ये आपका जो चैप्टर 19 है उसको अकॉर्डिंग, और ये लास्ट चैप्टर है आपका। वन परिस्थिति तंत्र के प्रकार संरचना और कार्यों का उल्लेख करें।
तो इसके प्रकार भी है, इसकी संरचना भी है, प्लस इसके कार्य है, फिर इसके बाद आपको निष्कर्ष मिलेगा। फिर इसके बाद जो सबसे एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको यहाँ पर 7 पॉइंट दिए हैं। 7 इसी टाइप से आपके पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन बनता है 4 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कहा जाता है किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो पेपर में इसको अकॉर्डिंग आपके इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको दिए जा सकते हैं, जिस पर आपको टिप्पणी करने होते हैं। तो ये गाइस क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन में से आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, जो कि हमने आपके पूरे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को तैयार किया है, और पूरे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगे सिर्फ उन्हीं को लिखा है, फालतू के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखे गए। तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है, आपको आंसर के साथ चाहिए इस पीडीएफ को, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और इसमें देखिए हमने आपको बता दिया कि जैसे कि आपको यहाँ समझ में आया कि क्या पीडीएफ को क्या एक्सप्लेन किया, प्लस इसमें आपको हम क्वेश्चन विद आंसर अब करा देते हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो अपलोड करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपको हम क्वेश्चन नंबर आप जो निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है उसको अकॉर्डिंग हम 2 पॉइंट आपको टिप्पणी वाले करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका है दिल्ली में सीएनजी वाहन, इसको अकॉर्डिंग आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले परिचय लिखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने इसे दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया है। तो आपको पता है जो दिल्ली है सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण के अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, पर्यावरणीय क्षरण के मुख्य योगदाताओं में वहन और औद्योगिक स्तरों में वायु प्रदूषण, यमुना नदी में जल प्रदूषण शामिल है। तो सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना वो प्रदूषण में सबसे पहले यमुना नदी है, जो जल प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण, इनके कारण बहुत ज़्यादा ये नुकसान हो रहा है। विशेष रूप से हाल के वर्षों में निजी और सार्वजनिक वाहनों में वृद्धि ने शहर के निवासियों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम के अवगत कराया है। तो मतलब आपको बताया जा रहा है कि जो अभी के टाइम में बहुत सारे निजी और सार्वजनिक जो वाहन होते हैं, मतलब जो आपके गाड़ी, ट्रक, बस, रिक्शे, ऑटो, ये सभी होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ना जो बच्चे हैं प्लस जो बुजुर्ग लोग हैं उनके जो स्वास्थ्य है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो आपको पता है प्रदूषण की वजह से कितना नुकसान होता है लोगों के जीवन में। तो देखिए पहल की गई है वायु गुणवत्ता में सुधार, मतलब कि क्या क्या चीज़ें में हम सुधार कर सकते हैं। तो वायु में पहले उसके अकॉर्डिंग हमें सुधारना चाहिए। परिवहन में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करें, जो आपको पर्यावरण है जैसे कि मोटरसाइकिलें, कार है, इन सब की जो संख्या है उनको कम करनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूलन परिवहन प्रदान करें, मतलब कि जो बेहतर है वो उसको अकॉर्डिंग पर्यावरण को अकॉर्डिंग जो उनको परिवहन देना चाहिए कि उसको अकॉर्डिंग नुकसान ना पहुँचे। राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा को बढ़ाए, मतलब राष्ट्रीय के जो ईंधन है उसको बढ़ाना चाहिए, उसकी सुरक्षा को। भारत के स्वच्छतम न्यायालय के निर्देश दिए गए अप्रैल 2001 के बाद दिल्ली में सभी सार्वजनिक परिवहन वाहन सीपीडी प्राकृतिक गैस सीएनजी पर चल रहे हैं। तो मतलब ये बताया जाए भारत में जो 2001 के द्वारा जो सार्वजनिक वाहन है वो किससे चलते, जो सीएनजी उसके द्वारा चलाए जाते हैं। ये दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण था, जो मुख्य रूप से वहन स्रोतों का कारण हुआ था, और जो दिल्ली में वायु प्रदूषण है इसके कारण ही ये जो आपको देखने को मिला। अब देखिए इसके लाभ क्या है। सीएनजी से चलने वाले वाहन 40 से 50% अधिक सस्ते होते हैं, मतलब जो सीएनजी से चलते हैं इसका फ़ायदा बेनिफिट ये है कि उसमें कम पैसे लगते हैं, सस्ते होते हैं। सीएनजी में रखरखाव की लागत कम होती है, उसमें जो रखने की लागत होती है वो कम होती है। अन्य प्रकार के ईंधन का उपयोग करने वाले इंजनों की तुलना में शोर उत्पन्न होने की प्रतिशत कम है, 30% है। तो मतलब कि देखो जो अन्य उपकरण होते हैं, इंजन होते हैं, जैसे कोई से भी गाड़ी होती है उसमें बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा होता है, जैसे बुलेट ही हो गई है, लेकिन जो सीएनजी से जो चलती है ना उसमें कम से कम होती है कि शोर ना किया जाए, और 30% होती है। ठीक है, अब इसकी हानियाँ देखिए जो इसमें कह रहे हैं। निकास पाल्य घिसाव में वृद्धि, सीमित सेवा उपलब्धता, बूट स्पेस कम होना, ईंधन स्टेशनों की सीमित उपलब्धता, तो ये सब कारण इसके हानि के। अब निष्कर्ष देखिए क्या है। सीएनजी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होना और बायोगैस जैसे स्रोतों से प्राप्त बायोमेथेन के साथ मिश्रित करने की क्षमता जैसे फायदे प्रदान करता है। हालांकि चुनौतियों में ईंधन भंडारण की कमी और ईंधन के स्टेशनों पर विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता शामिल है। सीमाओं के बावजूद जलवायु प्रदूषण और कच्चे तेल जैसे गैर नवीकरणीय संसाधनों की अत्यधिक कमी के संदर्भ में सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन की ओर
बदलाव महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक ईंधन व्यावसायीकरण के लिए सरकार की निरंतर पहल टिकाऊ भविष्य के लिए जरूरी है। तो यहाँ बताया जा रहा है जो सीएनजी है नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, और प्लस इसके द्वारा जो स्टेशन होती है उनकी संख्या बुनियादी की आवश्यकता भी होती है, और जो कच्चे माल जैसे तेल होते हैं गैर नवीकरण होते हैं, इन संसाधनों की कमी के कारण भी आपको जो सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, और प्लस इसमें सरकार द्वारा टिकाऊ भविष्य के अकॉर्डिंग इसमें ज़रूरी है इसको करना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इसमें आ सकता है आपके पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, या उस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण तब होता है जब पर्यावरण में कोई अवांछित परिवर्तन होता है जिसका पौधा और जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण वे पदार्थ है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो प्रदूषण क्या है, इसके द्वारा देखो मानव जीवन, जानवर, पेड़ पौधे, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा उन पर गलत प्रभाव पड़ता है, उसी को हम प्रदूषक कह सकते हैं या प्रदूषण कह सकते हैं। प्रदूषक प्रकृति में तरल, ठोस या गैसीय हो सकता है, मतलब कि देखो ठोस भी हो सकता है, गैसों के द्वारा हो, जैसे वायु प्रदूषण होता है उस टाइप से भी हो सकता है। जब किसी पदार्थ की प्रकृति प्रचुरता से अधिक हो जाती है तो उसे प्रदूषण के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ की हमें जितनी आवश्यकता है उसके ज़्यादा हो जाए तो उसे हम प्रदूषण कह सकते हैं। एक अगस्त में ये विधि मानवीय कार्यों या प्राकृतिक घटनाओं के कारण हो सकती है। ऐसे प्रदूषक है जो सब्जियों की तरह प्रकृति, तो देखो ये बताया जा रहा है जो मानवीय कारण मतलब मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य होते, क्रियाकलाप होते, प्राकृतिक घटनाएं होती, उसके द्वारा भी प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, प्रक्रियाओं के माध्यम से जल्दी से नष्ट और विघटित हो सकते हैं, और ये सब कारण से जो प्रकृति के द्वारा सब्जियां जो बोई जाती है उसमें भी प्रदूषण फैलता है, तो इसके कारण वो जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं, बेकार हो जाएगा। हमारे पास ऐसे प्रदूषक भी है जिन्हें विघटित होने में दशकों लग जाते हैं और एक बार डिसच होने के बाद उन्हें हटाना मुश्किल होता है। डीडीटी, प्लास्टिक, भारी वस्तुएं और परमाणु कचरा इसके प्रमुख उदाहरण है। तो देखो यहाँ पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसको हटाना बहुत ही मुश्किल है, जैसे प्लास्टिक हो गई, भारी वस्तु हो गई, परमाणु कचरा हो गई, ये सब इनके उदाहरण हैं। अब देखिए जो कि आपके पेपर में आ सकता है पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव, कि पेपर में पूछा जा सकता है पर्यावरण प्रदूषण क्या है, या पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव क्या है, या उसके प्रकार क्या है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन अलग से पूछे जा सकते हैं शॉर्ट। तो देखते हैं, प्रदूषक एक स्थान पर उत्पन्न होता है और फिर हवा या पानी की क्रिया द्वारा अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं। मतलब जो कि आपको जैसे प्रदूषण क्या होता है कि ये एक स्थान पर उत्पन्न हुआ और यहाँ से जो हवा है, पानी है, नदी है, इनके द्वारा पूरे शहर में फैल जाता है एक एक करके। मनुष्य कुछ प्रदूषकों को पर्यावरण में छोड़ता है, जो पर्यावरण में छोड़ता है इसके परिणामस्वरूप जल, वायु, जल और मिट्टी का प्रदूषण होता है। मतलब कि जैसे वायु में, हवा में फैल के, जल में, पानी में और मिट्टी में फैल के ये सब प्रदूषण होता है। प्रदूषित होने पर मिट्टी के मौजूद सहायक सूक्ष्म जीवों मर जाएगा और मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाएगी। और जो प्रदूषण होगा ना, तो देखो मिट्टी की जो भी उसकी जो बेनिफिट होती है जिससे खेती की जाती है वो सारे खत्म हो जाते हैं। फसल उत्पादन में गिरावट की आशंका है, मतलब कि जो फसल है गिरावट आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। यदि भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो इसका मानव समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी भूमि है, जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं है, तो आप खेती कैसे करेंगे, तो आपका मानव जीवन पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। इसी प्रकार यदि पानी प्रदूषित है तो उसे उपभोक्ता से पहले शुद्ध किया जाना चाहिए। मतलब कि देखो अगर पानी प्रदूषित है तो उसको मतलब लोगों के उपभोक्ता होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको पीने से पहले उसको शुद्ध किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही कि जो पानी होते हैं फिल्टर वाले पानी आते हैं आज के टाइम में, और जो उसको शुद्ध करके दिए जाते हैं। जैसे आपके घरों में भी आते होंगे, 10 रुपये की बोतल आती है, ये आरओ मशीन लगा के आप शुद्ध करते हैं। शुद्धिकरण के लिए वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, अतः यदि वायु प्रदूषित है तो सांस लेने कठिन हो जाएगा और जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और आपको पता है शुद्धिकरण कराएंगे उसके लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए, और प्लस जो वायु में प्रदूषण होगा तो आप सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार के श्वसन संबंधित बीमारियों का कारण बनता है और मानव शरीर के लिए हानिकारक है। और वायु प्रदूषण से जो आपके सांस के अकॉर्डिंग जो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, प्लस मानव के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। अब इसके आगे देखिए, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, जैसे कि पहले कहा गया प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो
या तो प्राकृतिक घटनाओं जैसे जंगल की आग या मानव निर्मित गतिविधियां जैसे कारखाने, परमाणु इत्यादि के कारण होते हैं। इन्हें आगे प्रदूषण के प्रकार को विभाजित किया गया है जो नीचे दिए गए हैं। तो देखो, जो प्रदूषण होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि मानव द्वारा प्रदूषण हो सकते हैं, या तो कोई घटना के अकॉर्डिंग, या जंगल में आग लग जाए इसके द्वारा भी प्रदूषण होते, धुएं होते हैं, ये सब है। तो जैसे है कि आपको पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण हो गया, शोर के माध्यम से जो प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण आप कह सकते हैं, तो ये सब है। इन चारों के अलावा अन्य प्रकार के प्रदूषण भी मौजूद है, जैसे वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो मतलब इनके अलावा भी और भी प्रदूषण है, जैसे कि आपको अकॉर्डिंग ये बता भी गया। और प्लस देखिए, दूसरों की तुलना में बहुत कम आम है, फिर भी ये सबसे घातक है, और ये जो प्रदूषण है सबसे बहुत ज़्यादा ही घातक सिद्ध होते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन करा दिए, शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को PDF परचेस करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। थैंक यू।